जी हां दोस्तों, संसद में मोदी शाह के धागे खोलने वाला ऐसा ऐतिहासिक भाषण शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, आखिर संसद में ऐसा क्या हो गया था कि सांसद संजय सिंह को वो सब कुछ कहना पड़ा और तथ्यों के साथ, जिसके आधार पर मोदी, शाह, नड्डा, पूरा संघ बैकफुट पे चला गया। दोस्तों, संसद के इतिहास में अब तक आपने मोदी शाह की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी होगी। आपने अब तक संसद में एक से एक भाषण सुने होंगे, एक से एक फायरी स्पीच सुनी होगी, मगर मोदी शाह और संघ को मुंह पर ऐसे तथ्यों के साथ शायद ही किसी ने शर्मसार किया होगा जितना सांसद संजय सिंह ने सुनाया। हैरानगी ये कि मोदी शाह का पूरा कुनबा चुपचाप सुनता रहा। संजय सिंह ने आरएसएस और जिन्ना के बीच के रिश्तों पर ऐसा तथ्य रखा जिसे खुद आरएसएस खारिज नहीं कर सकता चाह कर भी। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद फॉलोड दिस एंड टोल्ड गवर्नर हर्बर्ट the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। ये आपको, आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ, इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मानने वाली उन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, यह देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? दोस्तों, ये फायरी स्पीच जिसके बीच में एक समय ऐसा आया जो मोदी शाह के लिए अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए जेपी नड्डा उठ खड़े हुए, पंगा लेने की कोशिश की, मगर उस पर जो हुआ उसके बाद तो शायद कभी जेपी नड्डा अब पंगा नहीं लेंगे। सुनिए कैसे दिन में तारे दिखाए संजय सिंह ने। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेचकर नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेचकर नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। मान्यवर, वंदे मातरम पे ही सुनिए। आज वंदे मातरम के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मातृभूमि की वंदना, इस मातृभूमि की वंदना में जब यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे, मान्यवर, ऑनरेबल आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, सर आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, ऑथेंटिकेट इट प्लीज देन। जब लीडर, सर आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़गे साहब, उनके मुंह से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करें।
करोगे? have to give it to LOH. आप विरोध I'll have to करोगे? give it to LOH. You are not on the topic. LOH. Just need a minute. LOH. सर दो बातें हैं। Please. LOH is on its legs. LOH is on its legs. सर दो बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डिबेट हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया। आई से प्लीज ऑथेंटिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हाटएवर यू हैव चार्ज। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए। उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब यह झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत।